हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया था, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये लेक्चर नंबर सेकंड है। स्टार्ट करते हैं। एक टर्म है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कंट्री में, लेट्स से इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। 132 करोड़ पीपल आर लिविंग इन, 132 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। तो उसमें से क्वालिटी पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें से कितने लोगों की, मतलब कि जो भी कंट्री है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन की। जो क्वालिटी डिपेंड किस पे करती है कि इतने बड़े बल्क ऑफ पॉपुलेशन में, बल्क ऑफ पीपुल में लोग पढ़े लिखे कितने हैं, यानी लिटरेसी रेट कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कितने उम्र के, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने उम्र जिंदा रह पाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। स्किल फॉर्मेशन। स्किल फॉर्मेशन का मतलब इतना जो पॉपुलेशन है इसमें से कितने लोगों की कौन कौन सी स्किल आती है कि नहीं आती है, इन सारे क्राइटेरिया के ऊपर जितने लोग हमें काउंट मिलते हैं उसको बोलते हैं कि क्वालिटी क्या है, पॉपुलेशन। अभी जो क्वालिटी पॉपुलेशन है जिसमें बात कर रहे थे किसकी, लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट इंक्रीज करने में सबसे बड़ा रोल होता किसका है? होता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन उसका अगर डेवलपमेंट करना है तो जो सबसे बड़ा आपका वेपन होगा वो होगा क्या? वो होता है एजुकेशन। ये कंट्रीब्यूट करता है। अगर किसी को भी आप एजुकेट कर रहे हो तो सबसे पहला चीज उसका खुद का ग्रोथ हुआ, उस खुद व्यक्ति का, फिर वो ग्रोथ करता है अपनी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी का नाम ऊंचा करेगा, अपनी सोसाइटी का पहचान बनाएगा। फिर से वो नेशनल इनकम इंक्रीज करता है। नेशनल इनकम जैसे कि एक फैमिली होती है, तो फैमिली में कोई भी बंदा अगर इनकम कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इनकम, वो उसकी खुद की कमाई है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने क्या करते हैं कि अपने लिए इनकम करता है, तो उसका इनकम अगर कोई लाइक लेट्स से कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कहीं फॉरेन में जाके कहीं जॉब कर रहा है, तो उसका जो इनकम है वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। नेशनल इनकम मीन्स कि उसका जो इनकम है वो कंट्री का पार्ट था, वो पैसे अपने अपने कंट्री जब भेजता है रेमिटेंस के रूप में, तो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट की कमाई थी। और वो जो इनकम करता है उस पर तो उसको टैक्स भी देने पड़ते हैं, तो उस टैक्स पे जो गवर्नमेंट को गई पैसे वो भी गवर्नमेंट इनकम का ही पार्ट होता है। कल्चरल रिचनेस बनती है। ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, अलग अलग क्रॉस कल्चर अपनाएंगे। सपोज दैट कि कोई इंडियन है, वो ट्रैवल कर रहा है अदर अदर कंट्री में, तो अदर अदर कंट्री गए तो एजुकेटेड है, इंग्लिश बोल सकता है, उसने रशियन सीख ली, कुछ जर्मन सीख ली, कुछ चाइनीज सीख ली, कुछ स्पेनिश सीख ले तो अदर अदर जब कंट्री में जाएगा तो अदर अदर क्या करेगा, कल्चर सीखेगा। वो कल्चर जब सीख के अपनी कंट्री वापस आएगा तो क्या कर, कल्चर रिचनेस बढ़ती है। और एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट्स भी बढ़ती है भी। अगर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर को ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अभी अब कोविड 19 का सिनेरियो देख लो। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करते हैं। इंडिया की बात ही छोड़ दो, अब चलो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जापान में अभी जो कर्व है वो फ्लैट हो चुका है टोटली। वो क्यों हो चुका है? कि वहाँ के जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं। हमारे वहाँ क्या है, लिटरेसी रेट कम है, सोशल डिस्टेंसिंग गई भाड़ में, लोग जो चाहे वो करते रहते हैं, ना कोई मास्क लगाएगा ना कोई वो सारी चीज़ें करेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है। इसलिए हमारे वहाँ की पुलिस क्या करती है, लाठीचार्ज करती है, उनको भी गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन एजुकेट होगा, किसी कंट्री में बहुत सारे बल्क का पॉपुलेशन एजुकेटेड है, तो गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है ना, उस पर शासन करने का जो तरीका है, उसकी एफिशिएंसी, उसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। ये कौन ठीक है। तो ये जो जब हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है किसी भी ह्यूमंस को देने के बाद वो ग्रोथ करता है, किसकी सोसाइटी में ग्रोथ करता है। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यानी गवर्नमेंट कितना खर्च करती है एजुकेशन पे, वो देख सकें। तो जीडीपी का जब हम 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तो जब हमारे पास इलेक्शन हुआ था 1951 में, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती है, एलोकेशन करती है, पैसे देती है कि इतने पैसे लो और स्कूल्स खुलवाने हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनवाने हैं, लोगों को एजुकेशन देने हैं। तो उस टाइम में यानी 1951 में जस्ट हमारे जीडीपी का 0.64% जो पैसा एजुकेशन के लिए दिया जाता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते किसके हैं कि मान लो कि कोई भी कंट्री है तो उसकी कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर
पूरे एक साल के अंदर में जितनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस की गई, कोई भी मैन्युफैक्चर चीज़ें हो गई या जितने भी सर्विस सेक्टर की चीज़ें थी, इन सबको मिला दे पूरे एक साल में जितनी एक्टिविटी हुई, और उस सारी एक्टिविटी का जितना मूल्य होगा, यानी उसकी जो प्राइस होती है, उसको बोलते हैं ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको जो बोलते हैं जीडीपी। अभी इंडिया का जीडीपी 2.63 लाख करोड़ रुपीज है अभी इंडिया का, रुपी कह रहा हूँ, डॉलर्स में, यूएसडी में। ठीक है, तो उस टाइम इतने पैसे का, मीन्स जीडीपी का जितना पैसा होता होगा उस टाइम 1950 के दशक में, उसका 0.5% से कुछ ज़्यादा जो है एजुकेशन पे खर्च एक्सपेंडिचर किया जाता है। लेकिन बट 2002-3 में क्या हुआ, इसको बढ़ा के 3.98% कर दिया गया समय के साथ। और ये टारगेट रखा गया कि टोटल कंट्री में कितना करना है, इसको 6% तक लेकर जाके इंक्रीज करना है। ठीक है ना। अभी जो लिटरेसी है, लिटरेसी में कुछ गैप मिलता है। गैप क्या मिलता है कि मेल और फीमेल्स में, मेल्स जो है ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और फीमेल जो है पढ़ी लिखी होती हैं। और ये वेरी भी करता है कहाँ पे, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में जाएंगे तो जो एजुकेशन रेट है, लिटरेसी रेट, वो हायर मिलती है, और रूरल सेक्शन में कम मिलती है। उसके पीछे मेन वजह यही है कि पावर्टी पावर्टी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत सारे इसके पीछे कॉज होते हैं। एक डाटा है 2004-5 का कि 7.4 लाख स्कूल थे इंडिया में। ठीक है ना। लेकिन एजुकेशन की जो क्वालिटी थी वो हमेशा क्या रही, पुअर क्वालिटी रही। वो पुअर क्वालिटी इसलिए रही कि अभी भी कंडीशन क्या है कि हम देख सकते हैं मिड डे मील वाले स्कूल्स को देखो। अब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गवर्नमेंट ने। सर्व शिक्षा अभियान बोला कि जितने भी बच्चे जो जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री में फूडिंग दी जाएगी। बट फिर भी कंडीशन के स्कूल्स तो खुल गए, बट पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कम है। 3-4 क्लासेस है और एक ही प्रिंसिपल है स्कूल में, एक ही टीचर, उनको अपना ऑफिस वर्क भी करना है, पढ़ाना भी मैनेज नहीं कर पाते। तो वो ठीक तो है, हम एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, बट जो हमें चाहिए रियलिटी में, जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बच्चों के क्या होते हैं, ड्रॉप रेट्स बढ़ जाते हैं कि जब स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, बच्चा स्कूल में करेगा कि स्कूल छोड़ देते हैं, बच्चे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। और जो बच्चे पहुंच भी गए तो उनको वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो प्राइवेट स्कूल से दे पाते हैं। इसीलिए कि हाँ, ये भी मैटर करता है। हेल्थ, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा था कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का अगर डेवलपमेंट करना है तो एजुकेशन इन्वेस्ट करिए, हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। हेल्थ भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि ये जो है डिफाइन करता है किसी भी वर्किंग पॉपुलेशन की एफिशिएंसी को। आप अगर स्वस्थ रहेंगे, अगर आप हेल्दी रहेंगे, तो किसी काम को आप 2 घंटे में कर पाएंगे। अगर आप अनहेल्दी हैं तो वही 2 घंटे का काम आधा अधूरा करेंगे 4 से 5 घंटे में। मीन्स अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपके ऊपर हेल्थ के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और ग्रोथ करेंगे अपनी कंट्री का भी। आप सपोज किसी कंपनी में काम करें, उस कंपनी को भी ज़्यादा फायदा से फायदा होगा। तो इसलिए हेल्थ भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। हमारी कंट्री का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट हुआ है विद टाइम टाइम पे। पहले क्या होता था कि अब एक डाटा है कि 1951 में 1951 में जो एवरेज बर्थ रेट है ना, मीन्स बच्चे जन्म लिए कितना, जन्म लेने के बाद जो है कितने साल तक जिंदा रहे, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम थी 37.2, मतलब 37 साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा रहते थे इंडिया में, एवरेज की बात हो रही है। यही डाटा बढ़कर अब कितनी हो गई है, 2001 में। समय बढ़ चुका है, यानी लगभग 50 ईयर्स के बाद में, 50 सालों के बाद में क्या हुआ, 63.91, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या हो गई, बढ़ गई। ये क्यों हुआ होगा? ये हुआ इसलिए होगा कि जब हम बात करते हैं 1951 पर, उस टाइम अभी हम बिल्कुल ही आज़ादी हुए थे। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारी कम थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। तो अगर किसी को बीमारी लट से हो गई, कोई पैंडेमिक फैल गया, महामारी फैल गई, तो उस टाइम हॉस्पिटल तो थे नहीं। अगर किसी को बीमारी हुई तो जितने दिन तक बचा है तभी तक बचा है, नहीं तो उसको मरना तय था। इसलिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो क्या थी, कम थी। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट आई तो 50 सालों में हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवा लिए, बहुत सारे डॉक्टर बनवा लिए। जिनके पास पैसे नहीं है, पुअर पीपुल्स के लिए भी हमने हॉस्पिटल्स करवा दिए कि अब ये फ्री में इलाज करो, लेकिन आपको जिंदा रहना है। इसी लाइफ
एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। सेम तरीके में जो मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसको बोलते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है, जैसे उसका बर्थ हुआ और 1 साल के भीतर उसकी डेथ हो जाती है, समझ रहे हो, बच्चा जन्म हुआ और मान लो 2020 में, तो 2000 अप्रैल चल रहा है ये, नो सॉरी, मई 2020 में बर्थ हुआ उसका, अगर मई मई 2021 में अगर उससे पहले को उसकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम क्या होता था, वो जो था वो था 47, ठीक है ना, 47 यानी 1951 में, 2010 में कितना हो गया 147, मतलब कि पहले बच्चे ज़्यादा मर जाते थे, पहले 147 बच्चे मरते थे पर थाउजेंड पे, अभी कितने मरते हैं, मात्र ओनली 47। यानी हमने हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है कि जो बच्चे अगर कम उम्र में भी पैदा हो जाते हैं तो उनको इतनी हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी है कि उनको जिंदा हम रख पाते हैं। अभी के जो करंट सिनेरियो है 2017 का एक डाटा है कि हमारे इंडिया के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कितनी है, 69 पॉइंट समथिंग है, 23 ईयर्स है, मीन्स कि अभी जो है 2018 19 20 की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम जो पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना जी पा रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है, वो बढ़ गई है 69, पहले कितनी थी 63, समझ गए। इसी तरीके से जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट अभी जो है 2008 इन 20 के अराउंड में जो लिटरेसी रेट है वो है कितना 76%, 76%, 76 में जो मेल हैं वो अराउंड 69% है एजुकेटेड लिटरेट हैं, और 61 या 63 के अराउंड में वुमेन्स हैं, डाटा क्लियर नहीं है, बस इसी के अराउंड में। ओके, तो ये तो डाटा के बाद, तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने धीरे धीरे अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, और समय के साथ इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी हेल्थ स्ट्रक्चर में देख लो कि आपके प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स खोले जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 1 रुपये की पर्ची लगती है, आप फ्री में इलाज करवा सकते हो। गवर्नमेंट ने ढेर सारे स्कीम स्टार्ट किए हैं, एक स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत इसको स्टार्ट किया गया है कि जो बीपीएल फैमिली के पीपुल हैं, बीपीएल परिवार के जो लोग हैं, वो फ्री में इलाज करवा सकते हैं 5 लाख रुपए तक का, ठीक है ना। उसी तरीके से जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं जो गरीब लोगों को फ्री में देने के लिए उन्होंने जन औषधि केंद्र खोल के रखा है, इसलिए गवर्नमेंट ढेर सारे स्टेप्स लेती रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट उसे एग्जिस्ट को करते हैं कि जब पीपुल्स के पास जो है ना लोग हैं, ठीक है ना, और वो एजुकेटेड है या नहीं है उससे नहीं मतलब है, अगर कोई एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जब एग्जिस्ट करे कि पीपल्स के पास जो है वो वर्क करना चाहते हैं बट उनको जॉब मिल नहीं रही है, उसको बोलते हैं जॉब है ही नहीं, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर जॉब है भी तो बहुत ज़्यादा हमने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कर ली, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट हम 50,000 पर 50,000 रुपीज़ जो हर महीने की हमको इनकम कर पाए, और किसी कंपनी में जा रहे हैं हम काम करने के लिए, कंपनी वाला कह रहे हैं नहीं हमको 20,000 देंगे और हम कर नहीं रहे हैं, तो वो भी कंडीशन होती है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट में ही कही जाएगी कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकम उतना नहीं हो पा रहा है, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर पीपल होता है, जब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पीपल की, तो वो एक एज ग्रुप को रेफर करता है, नहीं अगर किसी व्यक्ति की एज जो है 15 से लेके 59 के बीच में है अगर, तो उनको बोलते हैं कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। 50 से अगर नीचे का एज है तो उनको माइनर में रखा जाता है, यानी वो बच्चे जो अभी उनके पढ़ने लिखने की उम्र है उनको अनएम्प्लॉयमेंट जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, भले जॉब करें या ना करें, ठीक है ना। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का जो नेचर है, प्रकृति है, इंडिया में क्या, हमारे वहाँ क्या है कि एक होती है टर्म है सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऑकर करता है सिंपल सा कहाँ, गाँव में। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि खेती करते हैं ना, तो जैसे कि रबी की क्रॉप्स हो गई या जायद की क्रॉप्स हो गई, तो जब ये क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं तो
एक लिमिट टाइम होता है कि अगर खेती करने शुरू ही जा रहे हैं तो बुआई करनी है, कटाई करनी है, तो कुछ वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनके पास खुद की जॉब नहीं होती है, गाँव से विलेज सेक्टर्स को देखो, रूरल सेक्टर्स को, तो वो क्या होते हैं कि सीजन आता है कि अब बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी, निराई करने, कुटाई करनी है, धान की रोपाई करनी है, तो 10 लोग 20 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, तो फटाक से क्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। और जैसे ही कि खेती कंप्लीट हो गई, उनकी जॉब चली जाती है कि वह काम, मालिक बोलेंगे कि कोई अब काम ही नहीं है। तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। की एक सीजन आता है कि उनको जॉब मिलती है और बाकी काम खत्म तो सीजन भी खत्म। ये फार्म लेबर्स के साथ होता है। वो सम मंथ मंथ्स की पूरे साल में 12 महीने में 3 से 4 महीने के पास जॉब रहती है, काम रहता है, बाकी समय फ्री रहते हैं। तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है टर्म जिसको बोलते हैं डिसगाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझें कैसे। ये प्लॉट है, हमारे पास खेत है, और खेत इतना है कि अगर 2 लोग भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आराम से खेती बुआई हो सकती है। अब 2 लोगों की जगह अगर 8 लोग काम कर रहे हैं, खेत इतना ही है, करने वाले लोग 8 लोग हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि काम तो बस 2 ही लोगों का था। काम तो 2 ही लोग, जो 6 लोग एक्स्ट्रा आए यहाँ पे, 6 पीपल, इनका तो कोई काम है नहीं, फिर भी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट। ये भी कहाँ पाया जाता है, रूरल एरिया में। ये क्या हो जाता है, एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है किस पॉपुलेशन ऑन द एग्रीकल्चर। एक्सेसिव पॉपुलेशन, जब कोई उनको जॉब मिल नहीं रही है तो झूठ मूठ कर, जब जॉब मिल ही नहीं रही है कहीं, तो क्या करने लगते हैं, एग्रीकल्चर में चलो हाथ कर लेते हैं, अपना साफ कर लेते हैं। तो ये सर, इसको एक्सेसिव प्रेशर बोलते हैं एग्रीकल्चर में, डिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू किया जिसको बोलते हैं मनरेगा, जिसमें ये बोला जाता है कि आ, हर एक जो फैमिली परिवार से जो बीपीएल कार्ड धारक है, या गांव का कोई भी व्यक्ति होगा काम करना चाहता है, तो उसको साल के 120 दिन जॉब दी जाएगी गारंटी में। उसके लिए ग्राम पंचायत नियुक्त किए गए हैं कि उनको अब वो जॉब दिलवाएंगे, उनको कार्ड दिया था, उनको जो मिनिमम वेजेस भी दी जाती है, उनको पैसे भी मिलते हैं। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ढेर सारे काम करती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए। अब कोई व्यक्ति अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो उसके कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या मिलेंगे। परिणाम ये होंगे कि उसके वेस्टेज है किसका, मैन पावर का। एक जो ह्यूमन है उसके पास जितनी पावर है, जितनी एबिलिटी, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है, साल के 3 महीने अगर ये काम नहीं कर पा रहा है, तो बाकी के 9 महीने नहीं किया ना उसने, तो 9 महीने नहीं करेगा तो वो उसका वेस्टेज है, उसके पास जो पावर उसका यूज ही नहीं हो रहा है। तो क्या मतलब है जी, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वेस्टेज ऑफ पावर, मैन पावर होता है। दूसरा कि ये इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ाती है और डिपेंडेंसी बढ़ाती है वर्किंग पॉपुलेशन पर। अनएम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं कि ये इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ाएगी। इकोनॉमिक ओवरलोड का मतलब कि ठीक है आपकी इनकम नहीं हो रहा, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो गए तो इनकम तो हो, लेकिन एक्सपेंसेस तो रुकने वाले हैं नहीं। अब ऐसा थोड़ा ना कि एक्सपेंसेस आपकी कम, एक्सपेंसेस तो हो रही हैं, तो वो एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करोगे। वो कहाँ करोगे, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी बनाओगे, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड, तो पेरेंट्स के ऊपर क्या बढ़ता है, बर्डन बनता है। तो ये जो वर्किंग पॉपुलेशन ऑलरेडी जो काम लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी पड़ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, उनकी भी देख रेख करनी है। मतलब जो लोग काम नहीं कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, तो काम करने वालों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर सकता है कि सोशल अनरेस्ट और टेंशन बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आएगा, यार ये नहीं हुआ मेरे साथ, वो नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन, सोशल टेंशन, कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। यही चैप्टर की एंडिंग होती है। लेकिन एक चीज़, हाँ, ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा 2010 के अराउंड में, 2001, ये डाटा जो है इकोनॉमिक में, बेसिकली डाटा जो हमेशा समय के साथ चेंज होते रहते हैं। और ये जितने भी इंडिया में डाटा है, ये इशू कौन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इनके डाटा पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि अभी जो है करंट सिनेरियो में कितने लोग जो है गरीब हैं, कितने लोग जो हैं बेरोजगार हैं। डाटा जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर से एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है लेबर मिनिस्ट्री, जो लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट कौन कौन से लोगों को स्किल करने के लिए प्रोग्राम चला रही है। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ, वो भी आप मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वहाँ पे आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट 2-3 स्कीम चला रही है उसको बोलते हैं एनएसडीएस, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट
काउंसिल ये बनाई इसलिए गई है कि लोगों को कम से कम छोटा छोटा स्किल सिखाया जाए, इसमें कोर्स करवाए जाते हैं 3 साल के, 5 साल के। कौशल भारत अभियान एक स्कीम है, इसमें चलवाते हैं। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।